जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में आने वाले चुनाव में किस पार्टियों के पास कितना पैसा है और कौन सी पार्टियां किस तरह से पैसे को खर्च करेंगी और वो पैसे आए कहां से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड योजना, ये क्या थी? क्योंकि ये काफी चर्चे में है और ये सभी लोगों को जानने की बात है कि जो देश के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया होता है उसमें जितने खर्च होते हैं जो रुपए, आखिर वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार आखिर उतना जो खर्चा करती है, क्या सरकार सरकारी खजाने से खर्च करती है या विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो जो चुनाव के लिए दौरे करते हैं, उतनी बड़ी बड़ी रैली महासभा, और वो सारे पैसे जो हैं वो कहां से आते हैं और किस तरह से खर्च किए जाते हैं? तो क्या इस बार के 2024 चुनाव में आखिर किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है? आखिर क्या कांग्रेस लोकसभा जो चुनाव 2024 में आ रही है उसे किस तरह से हैंडल करेगी और जो हैंडल करने में पैसे खर्च होंगे वो पैसे कहां से लगाएगी? तो हम लोग उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले एक और बात बता दें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। और हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म क्यों किया है। तो सबसे पहली बात, जो बिंदु लिखे हैं हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना थी, एक ऐसा योजना जिसमें राजनीतिक पार्टियों को लोग चंदा देते थे। आप समझ सकते होंगे जो चुनाव में जो खर्च होती है, जो रैलियां निकाले जाती है, जो सभा होते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा व्यक्तिगत लोग, कोई भी आदमी, आप या आम आदमी हो या बड़े व्यापारी, सब राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते थे। यह सिस्टम वो थी। आखिर चंदा देते थे तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रभाव पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद क्यों किया? अगर चंदा, क्योंकि पार्टियां अगर चंदा से नहीं लड़ेंगी तो फिर उन्हें पैसे कहां से आएंगे? और जो इतने ज्यादा जो खर्च किए जाते हैं चुनावी रैलियों में और बड़े बड़े हुडिंग्स में, आप समझ सकते हो कि दौरा होता है, बड़े नेता चॉपर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से हैं, तो वो जो है पैसा कहां से आएगा? तो हम लोग इनमें जानकारी लेंगे और किन किन पार्टियों के पास कितना पैसा है ये भी जानकारी देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर चुनावी बॉन्ड को क्यों खत्म किया और ये चुनावी बॉन्ड कब लाया गया था देश में, इस बात की भी हम लोग जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना फायदा होने वाला है और हर एक आदमी को जानना होगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के ए में आप जानेंगे कि अनुच्छेद 1 का ए जो है वो हमें जो सूचना का अधिकार देता है, जिससे हमें जो भी सरकारी जो कार्यक्रम है या कोई भी अगर योजना आता है या रेजोल्यूशन पेश करती है तो उसे जानने का अधिकार है। तो उसके तहत हम लोग इस बात को आज जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह भारत में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए दान चंदा वसूली करने का तरीका था। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको चंदा आता था, लोग जो देते थे चंदा। और दूसरा बिंदु देख लीजिए, 2017 के एक विधेयक के माध्यम से चुनावी बॉन्ड प्रणाली को पेश किया गया। वित्त विधेयक 2017 में सदन में वित्त विधेयक पेश किया गया था 2017 के वित्त विधेयक में, और इस चुनावी बॉन्ड को उस वक्त लाया गया और 2018 में इंप्लीमेंट हो गया। 2018 से दान मिलने शुरू हो गए। अब ये दान किस तरह मिलता था, ये दान का प्रक्रिया क्या था, अब हम लोग वो जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई को यह अधिकार था कि वो एक बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड होता है एक फॉर्म, उसका फोटो मैं लगा दूंगा, आप पीछे देखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का उसको एक अधिकार दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो भी 1000 से लेके 1 करोड़ तक का, है ना। वो भी 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है। कौन? स्टेट बैंक। आखिर 1 करोड़ से 1 करोड़ तक का जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी किया जाता था स्टेट बैंक द्वारा, आखिर उसे कौन खरीदता था? तो देखिए, कोई भी निजी व्यक्ति या कोई भी भारत के अंदर जो भी संस्था थी, इंस्टीट्यूट, वो कंपनी हो या बाहर से ही कोई कंपनी अगर इंडिया में अगर स्टैंड करती है, इंडिया में उसका अगर प्लांट अगर वो इंडिया में चल रही है तो वो भी उसे खरीद सकती थी। और इस विधेयक में एक और अधिकार दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को, जिसमें जो भी ग्राहक उस बॉन्ड को खरीदेगा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, मतलब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। तो हाँ, और भी एक बात थी इस बॉन्ड के लिए कि एक आदमी एक बॉन्ड के साथ वो ज्यादा बॉन्ड भी खरीद सकता था। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बॉन्ड खरीदें, आप मतलब 1 करोड़ का जो बॉन्ड होता था, ज्यादातर 1 करोड़ का आप 10 बॉन्ड 20 बॉन्ड
जितना मर्जी, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि आप खरीद सकते हैं। तो इससे दिक्कतें क्यों आई? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब चंदा लोग दे रहे थे, पार्टियों को चंदा मिल रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद क्यों किया, इसे असंवैधानिक घोषित क्यों किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग एक बात और जान लें कि सबसे बड़ा जो इसमें खामियां था, और बता दूं कि 2018 से 2023 अंत तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, जिसके द्वारा पार्टियों को पैसा कितना कितना आया था। देखिए, बीजेपी को 6,566 करोड़, 6,566 करोड़ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए चंदा तो बीजेपी को मिला था, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा। और उसके बाद कांग्रेस को 1123 करोड़। आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जो चंदा है बीजेपी को मिला 6566 करोड़, कांग्रेस को 1123 करोड़, टीएमसी को 1093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, बीआरएस को 384 करोड़, वाईएसआरसीपी को 382 करोड़ और टीडीपी को 147, शिवसेना को 101 करोड़ मिला था। आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, एनसीपी को 64, जेडीएस को 49 और जेडीयू को 24 और एसपी को 14 करोड़। ये जो जानकारी है, ये 2023 तक के अंत का जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो बिका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका जानकारी है। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि किसने कितना पैसा दिया। मतलब कोई व्यापारी हो या कोई बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक हो या कोई आम नागरिक हो, जिसने भी चंदा दिया उसकी जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत यही था कि ये भारतीय के मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क जो है उसको चुनौती दे रहा था, उसका अवहेलना कर रहा था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में इस बात का याचिका दायर किया जाता है और सुनवाई होती है। और 5 जो संवैधानिक पीठ होते हैं, 5 जजों द्वारा एक तरफा इसमें रिजल्ट आता है कि चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो देखिए, अब अगर 6,000 करोड़ रुपए एक पार्टी के पास जमा हो चुके हैं, उसके बाद बंद किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी 15 फरवरी को यह निर्देश दिया गया कि 3 सप्ताह के अंदर वो इस बात का खुलासा करे कि किसने कितना रुपया दिया था। टोटल पब्लिक करना होगा स्टेट बैंक को, एसबीआई को, कि किसने कितना पैसा दिया, ये पब्लिक का है। और क्योंकि आप जानते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, जिसके तहत लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि कौन पैसा दे रहा है और इसका नॉर्म्स क्या था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात को लेकर के इसे बंद किया कि जो चंदा मिल रहा था, हो सकता है इसके द्वारा, क्योंकि जो चंदा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग का भी धंधा हो सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेश के लोग हैं, जो अलग पार्टियों को प्रमोट करते हैं, जो अलग अलग पार्टियों को चाहने वाले हैं, हो सकता है वो उस पैसे के द्वारा वोट की खरीद फरोख्त कराएं। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी है, अगर वो इंडिया में स्टैंड करती है तो वो भी इस बॉन्ड को खरीद सकती थी। खरीदने के बाद हो सकता है वो किस पार्टी को दे, इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। लेकिन एक और डर था कि अगर जो पार्टी अभी केंद्र में है, जिसकी सरकार है, अगर कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी अगर उसे चंदा दे रही है, इस बात को अगर पब्लिक कर दिया गया, इसीलिए जो विधेयक था उसमें एक चीज और लागू किया गया था कि जो ग्राहक हैं, जो भी उसको देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर वो बताते हैं, अगर बैंक बताती है कि इसने इतना रुपया दिया, तो अगर सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि उस कंपनी को, उस व्यक्तिगत आदमी को किसी तरह से दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सरकार जिसका होता है ज्यादातर उसी का बात चलता है। लेकिन एक बात और था कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो इससे हो सकता है वोट की खरीद फरोख्ती, क्योंकि 6,000 करोड़, 1100 करोड़, ये जो सारे रुपए हैं आखिर आए कहां से? हो सकते हो ये ब्लैक मनी हो, कोई कंपनी अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए सीधा बैंक जाती है और 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड या 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और वो जाके देती है पार्टी को। और पार्टी के पास ये अधिकार है कि पार्टी अगर चाहे तो वो बैंक जाके सीधा कैश ले सकती है। इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। तो हो सकता है इससे अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का भी धंधा कहीं ना कहीं पार्टी में चल रहा हो। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इससे तो ज्यादातर वोट बैंक खरीदा जा सकता है, जिसके कारण पार्टियों के पास अवैध रुपए आ जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर छूट दे दिया गया तो पार्टियों के पास अवैध रुपए आ जाएंगे, और जिससे जो भारत का मूल संविधान में है राइट टू वोट, जो वोट का अधिकार है लोगों को, वो हानि हो सकता है। लोग अपने मत को देते हैं, अपने अधिकार को समझकर वैसे नेता को चुनते हैं जो उनके लिए कुछ करे या उनको जो पसंद हो। लेकिन इन रुपयों से हो सकता है कि देश में वोट की खरीद फरोख्ती हो, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए
कि इसे रद्द किया है और बता दूं क्यों। और आर्टिकल 19A के तहत 19 का 1 के ए के तहत सूचना के अधिकार का अवहेलना करती है, ऐसा उसने हाई कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है ना 5 जो संवैधानिक पीठ थी उसके द्वारा तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और सूचना के अधिकार का अवहेलना करती है। और आगे देखते हैं, हाई कोर्ट ने ईबीएस मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम और वित्त अधिनियम है ना और वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951, आयकर अधिनियम 1961, कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित करती है। ये हाई कोर्ट का जो फैसला 15 फरवरी को आया था और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया गया। आपने वीडियो देखा और आप इस बात को समझ सकते होंगे कि जो पार्टियां चुनाव लड़ती थीं, जो पार्टियां उतना ज्यादा खर्चा करती थीं, उनके जो रुपए थे आखिर वो कहां से आते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन ये तो 2017 के बाद बना था। समझने वाली बात यह भी है कि 2017 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड अधिनियमित किया जाता है और 18 में इसका शुरुआत होता है और 2018 से लेकर के 23 जनवरी तक 2024 जनवरी तक चलता है और फरवरी में इसे निरस्त कर दिया जाता है। तो बस ये 6 साल। लेकिन उससे पहले जो 51 से भारत में चुनाव हो रहे हैं, जो उतने चुनाव हुए आखिर वो कहां से होते थे। तो इसमें एक और बात आता है, जो पीएमओ फंड होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे भी पैसे से बहुत सारा कुछ किया जाता है, बट उसका भी जो आधिकारिक वो लोग ब्यौरा नहीं देते हैं कि पैसे कहां खर्च हुए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि चुनाव आज से नहीं हो रहा है, चुनाव कई दशक से हो रही है। तो उन दशकों में जो अभी 18वां जो लोकसभा होने वाला है, तो आप समझ सकते होंगे उसमें जो चुनाव होगा और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं सब में तो रुपए खर्च हुए हैं। आखिर ये कहां से आए। सरकार को एक और आंकड़ा जारी करना चाहिए कि 1951 से लेकर के 2020 तक के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उन सब की भी जानकारी देनी होगी कि कौन सी पार्टियों ने कहां से वो सब खर्च किए हैं, ताकि जनता को ये जानकारी हो कि देश का कहां से पैसा आता है और कहां जाता है चुनाव में। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खर्च देखा जाए तो रैलियों में होती है और इससे हमारे देश के राज्य के जो आर्थिक विकास में काफी नुकसान होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका क्या विचारधारा है, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोगों को ये पता नहीं होता था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता है क्या और ये जो पैसे हैं सरकार को कहां जाते हैं और कौन देता है। वैसे तो एसबीआई को जारी करना पड़ेगा रिपोर्ट किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं तो कहूंगा शेयर जरूर से जरूर करना, ताकि पता चले कि कितना पैसा पार्टी खर्चा करती है चुनाव पे और किस तरह से वोट लेती है। अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे जिस भी विषय को लेकर के मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को यह मतलब सभी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे राज्य का स्थिति है वो क्या है, किसी भी तरह का राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी मुद्दों पे अगर आपका कमेंट आता है तो मैं वीडियो जरूर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।